चलिए, तो ये जो हम लोगों का आज का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है? इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को योजना पढ़ना है। तो जो पहला टॉपिक हमारा हमको पढ़ना है वो है योजना का अर्थ। योजना का अर्थ और योजना की परिभाषा। अब आप इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखने का काम करेंगे। तो पहले समझने पे आइए। ये शब्द है योजना ना। अगर योजना देखा जाए तो ये शब्द बना है प्लान से ना। तो योजना कहिए चाहे प्लान कहिए, तो अब ये देखते हैं कि योजना या प्लान है क्या। हाँ, इसका मतलब किसी कार्य को जब निर्धारित तरीके से किया जाए तो इसी को योजना कहते हैं। अब ये जो निर्धारण होगा, ये निर्धारण समय का भी हो सकता है, ये निर्धारण कार्यों का भी हो सकता है, ये निर्धारण अन्य का भी हो सकता है। लेकिन ये पक्का है कि निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि बिना निर्धारित के प्लान नहीं होगा। दूसरा, इससे हमको फायदा भी होता है कि जब हम किसी चीज को निर्धारित कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एम तय हो गया। और किसी भी चीज का अगर एम तय हो जाता है तो उसके कार्य करने की गति हमारी बेहतर हो जाती है। जैसे अगर हम सामान्य बात करें अपनी प्लानिंग की, तो हम लोगों ने अपने प्लानिंग के लिए एक समय तैयार किया था कि हम 5-5 वर्ष में प्लान करेंगे। इसको 5 ईयर प्लानिंग कहा गया। इसी तरह से कार्य निर्धारण किया गया था कि कैसे हम गरीबी के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, कैसे हम समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैसे हम सामाजिक न्याय की योजना को लागू करने का प्रयास करेंगे, हाँ? किस तरह से हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेज को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्लान योजना क्या है? योजना एक प्रकार का प्लान है, एक प्रकार की रणनीति है। हाँ, योजना एक प्रकार की कार्य के करने की रणनीति है, या कार्य को निर्धारित तरीके से करने का जो तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2022 का आईएएस की परीक्षा देना है, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके पास 12-14 महीने हैं। उस 12-14 महीने में आपको प्रीलिम्स कैसे तैयार करना है, मेंस कैसे तैयार करना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम होता है, तो उसके मतलब ये है कि पहले से हमको सब्जेक्ट कैसे ऑप्शनल तैयार करके रखना है। प्रीलिम्स के साथ कैसे-कैसे लिखने की हमको आदत का विकास करना है, कैसे-कैसे न्यूज़पेपर की रीडिंग करने का होगा, हाँ? जीवन में कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक योजना लेकर के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता ये है कि हमको जो बनना होता है, तो हम पहले बनते हैं तब वो चीज़ बनते हैं। हाँ? तो यानी कहने का मतलब उसके अनुसार हमको अपना व्यवहार में परिवर्तन होगा। हाँ? व्यवहार का परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि बस गंभीरता ओढ़ लेना। यानी किसी भी चीज़ पे सहज ढंग से सोचना, सहज ढंग से कार्य करना, ना? थोड़ा धैर्य औसत आदमी से ज़्यादा रखना, यानी घबराने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया कि भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो अब किस तरह से भारत को बेहतर किया जाए कि भारत हमारा बेहतर जस्टिफिकेशन कर सके या न्याय कर सके, कैसे विकास के लक्ष्य हमारे बेहतर तरीके से हों। और हमारे पास एक मॉडल भी था। हमारे पास ये जो योजना है, इस योजना का एक मॉडल भी था। ये मॉडल था कहाँ का? रशिया का, ना? रशिया में 1928 और 1932 के बीच में वहां पर एक नेता हुए स्टालिन, नेता हुए स्टालिन। तो इसने ये मॉडल सफल करके दिखाया भी था। इसको आप सोवियत मॉडल भी कह सकते हैं।
इसको आप समाजवादी मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये हमको एक मॉडल भी प्राप्त था कि हाँ, ऐसा वहाँ पर हुआ है और उसका रिजल्ट हमारा बेहतर हुआ। तो वहीं से हम लोगों ने इसको क्रय किया, या वहीं से हम लोगों ने एक तरह से उसे अपना प्रेरणा प्राप्त करी। और पहला वहाँ पर योजना 1928 से 32 में हुई थी, और हमारे यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1950, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1951। पहली योजना हमारी 1951। योजना आयोग का गठन पूछेगा तो 1950। ये सब अभी हम डिटेल में आएंगे, पहले मेन समझते हैं कि हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि योजना आयोग का अर्थ क्या है, योजना की परिभाषा क्या है, और योजना का जो योजना है उससे हमको किस तरह से लाभ होगा। तो ये योजना जो है वो इस तरह से समझा जा सकता है कि ये प्लान है, और हमेशा प्लान क्या होता है, उसमें एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्राथमिकता होती है, एक कार्य करने के निर्धारण की शक्ति होती है। तो इन सारी चीजों को हम प्लानिंग कहते हैं। तो इस ग्राफ को आप बना लीजिए, और फिर हम थोड़ा थोड़ा इसको लिखा भी देते हैं। लिखिए। योजना का अर्थ, योजना का अर्थ कार्य के निर्धारण, कार्य के निर्धारण या निर्धारण की, निर्धारण की रणनीति से है, निर्धारण की रणनीति से है, निर्धारण की रणनीति से है, निर्धारण की रणनीति से है। निर्धारण की रणनीति से है। निर्धारण की रणनीति से है, जिसमें दो तत्व अनिवार्य रूप में होते हैं, जिसमें दो तत्व अनिवार्य रूप में होते हैं, दो तत्व अनिवार्य रूप में होते हैं। दो तत्व अनिवार्य रूप में होते हैं, डैश। नीचे नंबर 1 समय, समय इसका प्रमुख तत्व होता है। एक प्रमुख तत्व होता है, अर्थात इसमें एक निर्धारित अवधि होती है, निर्धारित अवधि होती है। जैसे रूस और भारत के संदर्भ में, रूस और भारत के संदर्भ में रूस और भारत के संदर्भ में इसकी अवधि 5 वर्ष, 5 वर्ष है। दूसरी विशेषता में आई,
कार्यों का वर्गीकरण या प्राथमिकताओं का चयन। कार्यों का वर्गीकरण या प्राथमिकताओं का चयन। कार्यों का वर्गीकरण या प्राथमिकताओं का चयन। प्राथमिकताओं का चयन। इसके अंतर्गत कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है या प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है। इससे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो पाती है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो पाती है। इस मॉडल को इस मॉडल को रूस के समाजवादी मॉडल, रूस के समाजवादी मॉडल या स्टालिन मॉडल से लिया गया है। स्टालिन मॉडल से लिया गया है। रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1928 से 32 मानी जाती है। और भारत में इसकी शुरुआत 1950-51 से मानी जाती है। 1950-51 से मानी जाती है। 1950-51 से मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कशन किया कि योजना का अर्थ क्या होता है। प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा कि इससे बहुत आपका प्रश्न आता है ना, लेकिन कभी कभी आपको देखेंगे तो एक आध बार मैंने जहाँ तक वनडे के पेपर का थोड़ा एनालिसिस किया था, तो वनडे के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आपका आया है कि भारत में, जैसे ये तो सबको मालूम है कि भारत की योजनाएं प्रभावित हैं किससे, तो रशिया मॉडल से प्रभावित हैं। उसने पूछ लिया था कि रशिया में किस शासक के समय इसकी शुरुआत हुई, तो स्टालिन। फिर ईयर अभी नहीं पूछा है कि रशिया की पहली योजना कब से कब प्लान हुई, तो 28 से 32 में। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके संभावित रूप में रहेंगे। और बस यहाँ पर बस हमको ये समझना था कि प्लानिंग होती क्या है और प्लानिंग होती क्यों है। प्लानिंग होती क्या है और प्लानिंग होती क्यों है, और ये कहाँ से लिया गया, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से, कौन से नेता के द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया। तो फैक्चुअल में यही दोनों चीज फैक्चुअल में बनेगा, बाकी चीजें जो है फैक्चुअल में यहाँ पर नहीं बनेगा। अब ये तो रही कि विश्व स्तर पे प्लानिंग कहाँ आई, कैसे आई और शुरुआत की गई। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में प्लानिंग कैसे शुरू हुई और भारत में प्लानिंग को शुरू करने में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो अब एक हेडिंग डालिए, भारत में भारत में योजना आयोग का उद्भव विकास। भारत में योजना आयोग का उद्भव विकास। चलिए अब इसको हम लोग पहले समझते हैं। अगर देखिए विश्व स्तर पर पूछा जाए कि विश्व स्तर पर योजना का पिता कौन है, तो देशों में पूछा जाए रशिया और व्यक्ति में पूछा जाए तो स्टालिन। अब हम लोग भारत में आते हैं ना, तो कि ये भारत के संदर्भ में कौन है,
तो हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक रहे हैं ना, और जिनका नाम रहा है एम, नहीं बीच में नहीं बोली, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया ना, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको आप किताब भी बोल सकते हैं, इसको आप एक दस्तावेज भी बोल सकते हैं ना। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के विकास के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, और उस दस्तावेज को बोला गया कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हाँ, इस प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में उन्होंने भारत के विकास के लिए योजनाओं की वकालत करी, और इनका जो प्लान है उसमें उन्होंने 5 की जगह पे क्या है, उन्होंने कहा था कि हम 10 वर्ष की प्लानिंग लेकर के चलेंगे, ऐसा इनका सुझाव है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि हम टोटल कैपिटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा लगभग ₹1000 करोड़ के आसपास होगा ना। और फिर उन्होंने कहा था कि हम जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है पर एनम हम 6 टाइम इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। और रियली जो ये भारत का योजना भारत में जो योजनाएं चल रही हैं वो लगभग इन्हीं के दस्तावेज के अनुसार ही चलती हैं। आज की भी जो प्लान्ड इकोनॉमी चल रही है या हमारी जो इकोनॉमी प्लानिंग चल रही है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के एक तरह से दस्तावेज को लेकर के हम लोगों ने एक तरह से बेसिस बनाया। जैसे नहीं हमारा संविधान बना तो 1935 का संविधान उसके लिए बेस का काम किया। तो हमारे देश में जो योजना चल रही है, जो प्लानिंग चल रही है, उसमें बेसिक काम किसने किया? एम विश्वेश्वरैया ने और उनके प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ने। और इसीलिए भारत में एम विश्वेश्वरैया को प्लान्ड इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। जैसे पूछेगा कि भारत में योजना आयोग का पिता कौन? एम विश्वेश्वरैया ना। इसका मतलब कि विश्व स्तर पे इसकी शुरुआत 1928 में है और भारत के स्तर पर इसमें चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत 1934 में है। इसका मतलब बहुत पीछे हम लोग नहीं है, वहां 28 में है और यहाँ पर 34 में है। तो जो विश्व स्तर पे जो चिंतन का कार्य स्टालिन के द्वारा किया गया वही यहाँ पर चिंतन का काम एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया। तो पूछेगा कि भारत में योजना का पिता कौन, तो आप क्या बताएंगे? एम विश्वेश्वरैया। अब दोनों थोड़ा अंतर आप लोग देख लीजिए बच्चे। जैसे जैसे जिन बच्चों को जैसे वनडे एग्जाम देना है तो आप बस इतना दिमाग में रखना है कि एम विश्वेश्वरैया को पिता कहते हैं। उनका जो दस्तावेज क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में आई। जिन जिन बच्चों को इसे सिविल सेवा देना है तो वो किसी भी चीज को क्या करते हैं, खासकर यूपीएससी में थोड़ा जटिल करते हैं। जैसे वो मान लीजिए विश्वेश्वरैया पे क्वेश्चन बनाए तो पहले शुरुआत उसी तरह से करेंगे। इनका दस्तावेज 1934 में आया। फिर आएंगे विशेषता में कि इन्होंने 5 वर्षीय प्लान की वकालत की, जबकि देखिए कितने वर्षीय प्लान की वकालत है? 10 वर्षीय। फिर उन्होंने बोलेंगे इन्होंने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात बोली, सही है। फिर वो बोलेंगे इंडस्ट्रियल आउटपुट को उन्हें 5 गुना करने की बात कही। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे भी सिविल सेवा दे रहे हैं उनको फीचर्स भी याद रहना चाहिए। देखिए आप कम में अपना काम चलाने की आदत न डालिए। वनडे वाले बच्चे हैं उनका मुख्य फोकस मैथ्स और इंग्लिश होता है, तो वहां पर जीएस पे टीचर भी कम फोकस करता है, बच्चे भी कम फोकस करते हैं और आपका पूरा फोकस जीएस पे रहता है। हाँ, यहाँ तक कि प्रीलिम्स की मेरिट ही जीएस पे बनती है, सी सेट का मेरिट बनती नहीं है, वो बस क्वालिफाइंग होता है। मेंस में भी फोकस एक सब्जेक्ट खत्म करके जीएस को ही बढ़ाया गया है। भविष्य में ऐसा भी होगा कि सारे सब्जेक्ट खत्म करके जीएस को ही पूरा फोकस करें। तो आप थोड़ा लेंदी मूड में रहिए ना। लास्ट में भारत में योजना आयोग या योजना पर चिंतन की प्रक्रिया 1934 में प्रख्यात वैज्ञानिक एम विश्वेश्वरैया के द्वारा हुआ। उन्होंने 1934 में एक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक दस्तावेज प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने कहा कि एक 10 ईयर प्लानिंग होनी चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए और हम इंडस्ट्रियल आउटपुट पर एनम 6 गुना को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कहाँ से? ये विश्वेश्वरैया से। ठीक है,
ये पूरी बात एकदम आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा जल्दी से छपाई कार्यक्रम में आ जाइए। भारत तथा योजना आयोग आपने हेडिंग डाला है और लिखिए, भारत में योजना आयोग के संबंध में चिंतन की प्रक्रिया, योजना आयोग के संबंध में चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा शुरू की गई। उनके द्वारा 1934 में भारत के विकास के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया, भारत के विकास के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया, जारी किया, जिसे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं। इस दस्तावेज में डैश, पहला 10 वर्षीय योजना, दूसरा 1000 करोड़ का निवेश, और तीसरा, उसको इंग्लिश में लिखिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट में प्रतिवर्ष 6 गुना की वृद्धि, 6 गुना की वृद्धि का लक्ष्य रखा। वृद्धि का लक्ष्य रखा। छह गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा। वर्तमान में भी उनके सिद्धांतों को आधार बनाकर ही, उनके सिद्धांतों को आधार बनाकर ही उनके सिद्धांतों को आधार बनाकर ही योजना चलाई जा रही है। इसीलिए उन्हें 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 भारत में योजना के पिता के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब भारत में योजना के संदर्भ में चिंतन की प्रक्रिया 1934 में शुरू हुई और एम विश्वेश्वरैया के द्वारा शुरू हुई, जिन्हें हम प्लान्ड इकोनॉमी का फादर कहते हैं। अब नीचे हेडिंग डालिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा योजना का विकास। ब्रैकेट में 1938। अब चलिए पहले इसको समझते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और योजना का विकास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की योजना के संबंध विकास में ये जो 1938 है, और 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन विशेष महत्व रखता है। ये जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, लगभग इतिहास के माध्यम से आप जानते हैं कि इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने थे तो इनके द्वारा एक
राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब देखिए पूरा गुत्थी कैसे यहाँ से जुड़ रही है। ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, जवाहरलाल नेहरू को। और ये जो प्लानिंग कमेटी है, इसको बताया गया कि भारत का विकास कैसे हो, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करिए। उसने ड्राफ्ट तैयार किया। अब उस ड्राफ्ट की देखिए विशेषता क्या है, किस किस चीज पर उन्होंने फोकस किया कि हम किस किस चीजों पर फोकस करें। तो उन्होंने ये देखा कि भाई हम क्या करेंगे कि हम ढेर सारी स्कीम लेकर के आएंगे जिससे विकास आगे बढ़े ना। हम उन समस्याओं को समाप्त करने का कोशिश करेंगे जो गरीबी के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ मुद्दों को लेकर के आएंगे। तो कुल मिला जुला के इस कमेटी ने कुछ ड्राफ्टिंग की। हाँ, और वो जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो उन्होंने कहा कि हम स्कीम लेकर के आएंगे, पॉवर्टी की रिडक्शन का काम करेंगे ना। कुल मिला जुला के हम ऐसा काम करेंगे प्लानिंग के थ्रू कि उसके थ्रू क्या होगा, नेशनल प्लानिंग एज अ मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या है कि उसको हम माध्यम बनाएंगे, साधन बनाएंगे। किसको, प्लानिंग को हम साधन बनाएंगे गरीबी को समाप्त करने का, बेरोजगारी को समाप्त करने का ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। तो इन चीजों का हम हमारा साधन होगा, और साध्य होगा गरीबी, साध्य होगी जो क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या है वो। इन सब चीजों को लेकर के फॉर्मुलेट करने का प्रयास इस नेशनल योजना, राष्ट्रीय योजना समिति में हुई। यानी ये जो राष्ट्रीय योजना समिति है वो एक स्टेप आगे बढ़ने का काम कर रही है। योजना आयोग और 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन वो भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब लिखिए थोड़ा यहाँ पे, योजना आयोग के चिंतन की प्रक्रिया को, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भी बल मिला, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भी बल मिला। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय योजना समिति गठित हुई, राष्ट्रीय योजना समिति गठित हुई और जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति का कहना था कि वह योजना आयोग को एक साधन के रूप में प्रयोग करेगी या प्रयोग करे, साधन के रूप में प्रयोग करे, और जिसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं का समाधान हो सके, अन्य समस्याओं का समाधान हो सके, अन्य समस्याओं का समाधान हो सके।
अन्य समस्याओं का समाधान हो सके। अन्य समस्याओं का समाधान हो सके। अन्य समस्याओं का समाधान हो सके। उसी में आगे बढ़ाई। स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के विकास के संदर्भ में चिंतन की विभिन्न प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं। चिंतन की विभिन्न प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख चिंतन, इसमें से कुछ प्रमुख चिंतन निम्नलिखित हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम 47 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 40 के बाद लगभग चिंतन की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ी और इस दौर में जो चिंतन की प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? मुंबई प्लान 1944। तो पहला लिखिए, मुंबई प्लान या बंबई प्लान 1944। बंबई प्लान 1944। बंबई प्लान 1944। पहले इस पे 2 लाइन लिख लीजिए तब बात करते हैं। लिखिए 1944 में बंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा 8 प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा देश के विकास के लिए एक योजना तैयार की गई। देश के विकास के लिए एक योजना तैयार की गई। विकास के लिए एक योजना तैयार की गई। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब थोड़ा देखिए, 1944 में हुआ क्या कि देश के प्रमुख आदि उद्योगपति हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, एडी श्रॉफ हैं, अर्देशी दलाल हैं, इस तरह के 8 लोग हैं। 8 लोग मिलकर के कि भारत का विकास कैसे हो। वैसे भी अब उद्योगपतियों को ये चिंता होने लगी है कि अब उनको समझ में आने लगा है कि अब जो भविष्य का निर्धारण होगा वो भारत अपना खुद करेगा और सत्ता परिवर्तन लगभग एकदम वर्ज पर खड़ी थी। तो यानी अब उनको समझ में आने लगा था कि हाँ, देश का विकास अपने अनुसार होना चाहिए। तो उस देश के विकास में उनका क्या योगदान होगा, किस तरह से देश को उन्होंने एक तरह से दिशा निर्देश दिया कि हाँ, इस तरह से सरकार चले
या इस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें तो हमारा बेहतर होगा। तो उसमें उन्होंने पहले ये कहा कि ये हमारा जो विकास होगा वो ठीक है, वो विकास होगा, लेकिन इस विकास में क्या होगा, जो सरकार है ना, तो वहां पर क्या होगा कि सरकार हो, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप एक सीमा तक हो। यानी सरकार की भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार हो और उस सरकार के माध्यम से भी विकास की प्रक्रिया हो, लेकिन वहां पर बाधाएं कम से कम होना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा ये कहा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा ना, और इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि हम 15 साल में, 15 ईयर में हम पर कैपिटा इनकम को क्या करेंगे, डबल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। तीसरा, इस प्लानिंग में ये कहा गया या इस योजना के अंतर्गत कहा गया कि ये प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दोनों क्या है, ये इक्वल टू हैं, यानी इसको एक तरह से सिनोनिम्स मान करके काम किया जाए कि प्लानिंग ही औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण ही प्लानिंग है। कहने का मतलब क्या, इसको इन्होंने मुख्य रूप से घोषित किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो मुंबई प्लान के अनुसार ये हुआ भी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य हमारा क्या था, उद्योग ही रखा गया। पहले में हमारा मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर रखा गया, लेकिन दूसरे में मुख्य उद्देश्य हमारा क्या रखा गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रखा गया, औद्योगिकरण रखा गया। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो प्लान किया कि भाई आर्थिक विकास हो, ठीक है, गवर्नमेंट भी रहे, लेकिन उसकी बाधाएं न्यूनतम रूप में रहे। दूसरा उनका ये लक्ष्य है कि हम पर कैपिटा इनकम को 15 साल में ऑलमोस्ट डबल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से किस तरह से नेशनल इनकम हमारा बढ़े। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि सरकार को या प्लान को, प्लान इक्वल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कहने का मतलब प्लानिंग में औद्योगिकीकरण को विशेष रूप से महत्व दिया जाए। वैसे भी जो व्यक्ति जिस सेक्टर का होगा उस संबंध में बात करना स्वाभाविक ही है ना। जैसे कोई औद्योगिकीकरण वाला आएगा तो बोलेगा कि भाई इंडस्ट्री महत्वपूर्ण होना चाहिए, एग्रीकल्चर वाला आएगा तो कहेगा एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण होना चाहिए। हाँ, जैसे हम ही लोग नहीं, जैसे आपको लगता है कि अरे छात्रों की समस्या को कोई नहीं समझता है, छात्र बहुत पीड़ा में है, दिक्कत में है, तो छात्रों की समस्या को कोई नहीं समझता है, ये तो हर आदमी सोचता है। ऐसा नहीं कि छात्रों की समस्या, छात्रों की भी समस्या है, लेकिन हर जगह कहीं भी जाएंगे समस्या आपको मिलेगी ना। और कभी कभी तो गली मोहल्ला में छात्र ही समस्या बन के भी उभर जाते हैं, किसी का, कुछ लोगों का आना जाना दूभर कर देते हैं ना। सर, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? अभी आएगा। पर कैपिटा इनकम माने जो आपके देश में कुल लोग हैं, कुल इनकम है, यानी कितना एक तरह से उनकी आय हो जा रही है साल में, उसी को पर कैपिटा इनकम यहाँ कह रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय समझते हैं ना। यस सर। हाँ, तो वही पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो बोल रहा है वो प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम में पूरा इसका फॉर्मूला आपका आएगा, अभी बस सिंपल में क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस सेक्टर से रहेगा उसमें उसको समस्या आनी स्वाभाविक है। तो यहाँ उनका कहने का मतलब बेस किया जाए किसको, उद्योगों को। तो ये मुंबई प्लान के कुछ फीचर्स थे। तो मुंबई प्लान की विशेषताएं, तो लिखिए विशेषताएं नंबर 1, नंबर 1, सरकार के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, परंतु इसमें सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो। दूसरा, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना।
और तीसरा, योजना तथा उद्योग को योजना तथा उद्योग को योजना तथा उद्योग को योजना तथा उद्योग को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाना था। एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाना था। एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाना था। सीमित स्तर पर इसे पूंजीवादी मॉडल भी माना जा सकता है। इसी वर्ष साम्यवाद के प्रख्यात नेता एमएन रॉय के द्वारा योजना के संबंध में एक समाजवादी विचारधारा का प्रकाशन किया गया। सर समाजवादी के बाद योजना का प्रकाशन किया गया। अब देखिए यहाँ पर कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि 1944 का जो ईयर है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि इस ईयर ना ये दोनों तरह की योजनाएं हमको सामने देखने को मिलती है कि प्लानिंग के संबंध में क्या क्या किया जाए। तो इस संबंध में जो है दो तरह की योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो 1944 का ईयर है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्लान के लिए पहली प्लानिंग ये है और प्लान के लिए दूसरी प्लानिंग ये है। इस पहली प्लानिंग को हम पूंजीवादी मॉडल कहते हैं या कह सकते हैं, और दूसरे को हम समाजवादी मॉडल कह सकते हैं। ये पूंजीवादी मॉडल जो है इसको हम बंबई प्लान कहते हैं। ठीक है, और इसको हम पीपुल्स प्लान कहते हैं, जन योजना। ये जन योजना है ना? ये 8 लोगों ने मिलकर के तैयार किया था और ये जो है वो एमएन रॉय ने खुद तैयार किया था। ठीक है, अब ये जो पूंजीवादी मॉडल होगा तो सीधी सी बात है कि इसमें इंडस्ट्री को फोकस करने की बात कही जाएगी कि इंडस्ट्री पे फोकस हो। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पर फोकस करने की बात कही गई थी। और ये समाजवादी मॉडल है तो सीधा सा बात है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर को और स्मॉल सेक्टर को या स्मॉल इंडस्ट्री को इसको फोकस करने की बात कही गई। तो यहाँ पर फोकस इंडस्ट्री है
यहाँ पर एग्रीकल्चर है और स्मॉल इंडस्ट्री है। यहाँ पर गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको बहुत इफेक्टिव नहीं होना है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को मूल रूप से इफेक्टिव होना है। तो यहाँ पर दो तरह की हमारी दृष्टिकोण यहाँ से देखने को मिलता है 44 में। एक को हम पूंजीवादी मॉडल कहेंगे, एक को हम समाजवादी मॉडल कहेंगे ना। धीरे धीरे यही सारी चीजें घूम फिर करके आज भी हो रही हैं। हम समाजवाद की तरफ से गए और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि योजना आयोग में भी पूंजीवादी तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। निजी क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार बहुत जगहों से अपने को हटाने का प्रयास कर रही है, बहुत सी योजनाओं से अपने को हटाने का प्रयास कर रही है, निजी क्षेत्रों में देने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाजुला के इन्हीं के बीच में हमारा पूरा संघर्ष चल रहा है, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। शुरुआत में समाज वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा हिट हुआ, वर्तमान में क्या है उससे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। समाजवाद का मूल लक्ष्य छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो योजना आयोग है उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। शुरू में क्या होगा कि अगर इन दोनों योजनाओं को इसलिए अच्छे से समझ लें कि यही पूरा अभी भी वही चल रहा है कि शुरुआत में ये महत्वपूर्ण रहा, ये गौड़ रहा, वर्तमान में ये महत्वपूर्ण हो गया और ये गौड़ हो गया। तो ये इस तरह से 1944 में दो प्लान हैं, एक पूंजीवाद का, एक समाजवाद का, दोनों 44 में ही है। यहाँ से इसका मतलब दिख रहा है कि भारत को आगे ले जाने के लिए दो तरह की सोच है ना। ये केंद्रीकृत भी कर सकते हैं, ये विकेंद्रीकृत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से योजना को आप ये लागू कर सकते हैं, इस तरह से चीजें ये होती हैं। इस ग्राफ को बना लीजिए तो जल्दी से। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी है। यहाँ पीपीयू माने पीपुल्स प्लान। हो गया? हो गया सर। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से पृष्ठभूमि बनकर के तैयार हो गई कि अब ये तय है कि योजना आज नहीं तो कल होना है। अब बस उसका प्रारूप कैसे हो, किस तरह से वो वर्क करेगा, इस पर थोड़ा सा चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो एम.एन. रॉय ने उसको एक नई दिशा दी और एम.एन. रॉय का जो चिंतन है वो उसको क्या बोलते हैं, पीपुल्स प्लान ना। और ये जो है एक तरह से सोवियत टाइप प्लानिंग को लेकर के आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रायोरिटीज होगी, हमारी प्रायोरिटी जो होगी एग्रीकल्चर होगी, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, और ये कुल मिला जुला के क्या है, एक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करेगा। वही मैंने तुलना करके आपको दिखाया कि ये समाजवादी योजना हो गई और पूंजीवादी योजना हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसी समय मतलब 1944 में, 1944 में इसी समय गांधीयन अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर, गांधीयन अर्थव्यवस्था को बेस बना करके गांधीयन इकोनॉमिक्स को बेस बनाकर एस.एन. अग्रवाल के द्वारा
SN अग्रवाल के द्वारा द गांधीयन प्लान लेकर आया गया। जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। ठीक है, देखिए गांधीयन थ्योरी आ गई तो एक चीज पक्का होगा कि अब जो नियोजन होगा वो नीति से होगा, तो हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। तो पहली विशेषता, विकेंद्रीकरण को विशेष महत्व दिया जाना, विकेंद्रीकरण को विशेष महत्व दिया जाना। दूसरा, इस रूप में गांव और कुटीर उद्योग, गांव और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाना। तीसरा, कृषि को विशेष महत्व दिया जाना। विशेष महत्व दिया जाना, को विशेष महत्व दिया जाना। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये हमारा 44 का ईयर जो है बहुत महत्वपूर्ण हुआ, और रियल में जो 44 को अगर आप पढ़ लेंगे तो तब से लेकर के आज तक यही थॉट आपका घूम रहा है। पहला थॉट क्या है, इसमें बोला गया एक तरह से कैपिटलिस्ट के लिए इस तरह से काम किया जाए, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करें, ये गांधीयन की तरह से काम करें। तो वर्तमान में भी तो कहीं ना कहीं से यही तीनों चीज घूम करके काम कर रही है, चाहे वो कैपिटलिस्ट की बात करें, चाहे सोशलिस्ट की बात करें, चाहे गांधीयन थ्योरी की बात करें, चाहे हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, चाहे 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 उल्टा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम पूंजीवाद से समाजवाद की ओर या समाजवाद से पूंजीवाद की ओर, या कुल मिला जुला के फिर अंतिम चिंता क्या है, जैसे अभी भाई न्यूजीलैंड का बजट पेश किया गया, तब न्यूजीलैंड का बजट मुख्य रूप से क्या है, लोक कल्याण की अवधारणा पे आधारित है, सामान्य लोगों को केंद्र में लाया गया। ये एक प्रकार का गांधीयन थ्योरी तो है, जो आम आदमी है उस आम आदमी को आप केंद्र में लेकर के आइए। सरकार बहुत सी चीजों पे बाजारीकरण की तरफ जा रही है, निजीकरण की तरफ जा रही है ना, बहुत जगहों से अपने को हटाने का प्रयास कर रही है, तो वो क्या है, एक तरह से सोशलिस्ट प्लान जो है वहां से शिफ्ट होकर के वो कैपिटलिस्ट की तरफ जा रही है, यानी समाजवाद से वो पूंजीवाद की तरफ जो मेन फीचर था उधर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो इसी को ये जो 44 का ईयर है उसको अगर आप ध्यान से पढ़िए तो बाद में भी लगभग इन्हीं चीजों को रिपीट किया गया है, बाद में इन्हीं चीजों का एक तरह से रिपीटिशन हुआ। तो इस रूप में 44 का ईयर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बॉम्बे प्लान आया, पीपुल्स प्लान आया और गांधीयन प्लान आया, और सीएम रियली ये जो प्लान आए उन प्लान्स ने या उन योजनाओं ने भविष्य के भारत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, चाहे वो बम्बई योजना हो ना, चाहे वो पीपुल्स प्लानिंग हो और चाहे वो गांधीयन प्लानिंग हो, ये तीनों जो योजनाएं हैं वही भविष्य का निर्धारण करेंगे। ठीक, अब आइए, अब देखिए इतना अगर चीज होने लगी इसका मतलब कि हम वर्ष पर खड़े हैं किसके, योजना आयोग के गठन पर। जब चीजें इतनी साथ साथ होने लगे इसका मतलब कि अब वो क्या है, वो दिन आने वाला है जब योजना आयोग का गठन होगा। तो अब अगली हेडिंग,
केसी नियोगी समिति तथा योजना आयोग का गठन। केसी नियोगी समिति तथा योजना आयोग का गठन। उन्नीस सौ 46 ईस्वी में 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। केसी नियोगी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने एक ऐसी संस्था के गठन का सुझाव दिया, एक ऐसी संस्था के गठन का सुझाव दिया जो भारत के पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। बाद में इसी प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया गया और योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। तो यहां से यहां में हम लोग 1928 से लेकर के 1950 तक का अध्ययन, लगभग 22 वर्षों का अध्ययन किए। इन 22 वर्षों में योजना आयोग कैसे कैसे क्या काम कर रहा है और कैसे कैसे वो अस्तित्व में आया। पहले कैसे वो रसिया में अस्तित्व में आया, फिर भारत में कैसे अस्तित्व में आया, और ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझने का प्रयास किए कि पहले रसिया में आया, फिर विश्वसरैया का क्या योगदान है, उनका योगदान क्या है, फिर राष्ट्रीय योजना समिति बनी 38 में, उसका योगदान क्या है। 44 का ईयर ज्यादा महत्वपूर्ण है और 44 के ईयर में फिर 3 तरह के प्लान हुए जो सारे भविष्य के भारत को भी प्रभावित करता है। एक को आप बिरला बम्बई प्लान कह सकते हैं, जिसको पूंजीवादी योजना कहते हैं, पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय, जिसको आप समाजवादी योजना कह सकते हैं, और एक गांधीयन प्लानिंग अग्रवाल जी लेकर के आए, 3 प्लानिंग लेकर के आए, और अंत में जो केसी नियोगी समिति है उसके सुझाव पर ही योजना आयोग का गठन किया गया। और वही योजना आयोग है, फिर वही नीति आयोग है, फिर वही राष्ट्रीय विकास एजेंडा है। यानी इन 20-22 सालों में बेसिक कैसे तैयार हुआ, उस बेसिक को लेकर के हम लोग थोड़ा 1-1.5 घंटा में समझने का काम किए। चलिए आज अभी यहीं रहने दीजिए, कुछ आवाज भी हल्की फुल्की दिक्कत कर रही है, कल फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 7 बजे तक हम अपलोड कर देंगे इसको, और कल मैं अपलोड कर दिया था, उसको शेड्यूल करना भूल गया था,
7 बजे तक मैं कर दूंगा, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई चीज छूटा हो चाहे लिखने में दिक्कत हो तो आप कवर कर लेंगे। ठीक है, कल फिर हम लोग मुलाकात करते हैं।